के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैक्रो का, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वो नोट्स हैं जो काफी सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, वो फालतू के टॉपिक जो कभी नहीं आए और ना आने वाले हैं उन्हें रिमूव करा है हमने। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि जो एक देश गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो टोटल होता है उसे ही बोला जाता है नेशनल इनकम। और इसमें NFIA भी ऐड होता है। NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी चैप्टर में इसे आगे चल के डिस्कस किया गया है और वहां पर आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। मूविंग फर्दर, यहां पर वो सारे पेमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। डेफिनेशन समझेंगे एक जो आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे, और इससे अच्छी डेफिनेशन क्या ही होगी जो हमारी नेशनल इनकम कमेटी ने दी है। क्या कहा है इन्होंने ये कहा है कि जो वैल्यू होती है कमोडिटीज की, सर्विसेज की, एक पीरियड में जो कि बिना डुप्लीकेशन के हो, मतलब बार बार एक वैल्यू को नहीं काउंट करना, जो प्रोडक्ट या सर्विस एक बार काउंट हो गई है सिर्फ वही होगी और उसका टोटल ही कहलाएगा नेशनल इनकम। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पहला, ये एक देश से संबंधित होता है। दूसरा, इसमें सारे के सारे इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में मिलते हैं, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, वो इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ में यहां डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है और इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। अब हम समझेंगे कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जो काफी ज्यादा यूज की जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इस चैप्टर में भी, आने वाले चैप्टर्स में भी। वन मोर थिंग इज देयर कि इस चैप्टर में, दैट्स गुड न्यूज फॉर यू, कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने टॉपिक के साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं, ताकि जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है, यहां आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उस सर्टेन टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहीं के यहीं मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड इट इज फाइनल गुड्स। अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, तो ये सारे गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। नाउ व्हाट इज दैट बाउंड्री लाइन? इन शॉर्ट, जैसे ही कंज्यूमर ने उसको खरीदा तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया और वो फाइनल प्रोडक्ट बन के कंज्यूम हो गया, उसे ही बोला जाएगा फाइनल गुड। और ये क्रॉस कर चुका होता है अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को। एग्जाम्पल के लिए, एक फार्मर ने वीट लगाया, वीट से आगे चल के उसका आटा बना, है ना। अब ये जो आटा है ये मल्टीपल यूजेस में लिया जा सकता है। इससे केक बन सकता है, ब्रेड बन सकते हैं, राइट, रोटियां बन सकती हैं, और अल्टीमेटली इसके बाद ये जाएगा अल्टीमेटली किसके पास? कंज्यूमर के पास। और जैसे ही ये कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो जाएगा और ये फाइनल गुड बन जाएगा। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक गुड जब तक इस बाउंड्री लाइन के अंदर है, ये इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आएगा। यहां से ये यहां आया, वीट का आटा बना, फिर केक बना, ब्रेड बना, रोटी बनी, कुछ भी है अंदर है, जब तक ये इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आएगा। सेकेंडली, ये समझना जरूरी हो जाता है कि एक गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है, साथ ही साथ में ये एक फाइनल गुड भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो अपना राजू चाय बेचता है, ठीक है। अब चाय बेचने के साथ साथ वो अपने शॉप में साथ में दूध भी बेच रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा, कुछ मिल्क मंगवाया, वो मिल्क वो बेच रहा है, तो जब तक वो बेच रहा है तो उससे कोई और कंज्यूमर खरीदेगा, तो इस कैटेगरी में वो बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड। फिर राजू का बेटा आता है, बोलता है कि पापा पापा एक गिलास दूध पीना है, तो उसने एक गिलास दूध निकाला, उसने पी लिया, वही दूध कंज्यूमर ले गया तो इंटरमीडिएट गुड था, उसके द्वारा कंज्यूम कर लिया गया राजू के बेटे के द्वारा, तो वहीं पर फाइनल गुड बन गया। तो एक और फैक्टर ये होता है इसमें कि ये डिपेंड करता है कि एंड कंज्यूमर कौन है। जब तक एंड कंज्यूमर नहीं मिलेगा, सारे गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे ही उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा, जिसने कंज्यूम किया है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो बन जाएगा फाइनल गुड। इसके बाद है कंजम्पशन गुड्स। तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इसे बोला जाता है कंजम्पशन गुड, जैसे मिल्क और आइसक्रीम। देन कम्स कैपिटल गुड्स। अब आप इसमें देखेंगे कंजम्पशन गुड में ये एक बार में कंज्यूम हो जाता है, बट कैपिटल गुड जो है ये मल्टीपल टाइम यूज होता है और साथ ही साथ में ये वैल्यू एडिशन का काम भी करता है। किसमें? जो फॉर्म्स होती हैं उनमें, जो हाउस होल्ड होते हैं उनमें वैल्यू एडिशन के साथ साथ इनकी जो लाइफ होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा
होती है। तो ये सारे वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म होते हैं अपनी लाइफ में, साथ ही साथ में इनकी जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स में। फिर आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये होता है द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने जो भी खर्चा किया फिक्स्ड एसेट में और इन्वेंट्री में, मतलब अपने जो रॉ मटेरियल्स है उसमें, ये सब कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे राजू का जो चाय है, चाय की टपरी है ना, उसमें उसने जो गैस चूल्हा खरीदा, स्टोव खरीदा, बर्तन खरीदे, ये सारे क्या हैं? ये जाएंगे फिक्स्ड एसेट में। लेकिन वो जो चाय पत्ती खरीद रहा है, अदरक खरीद रहा है, ये सारे जो है किस कैटेगरी में जाएंगे? ये जाएंगे इन्वेंट्री में। देन कम्स नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट को अगर हम समझें तो ये इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और फॉर्मूला कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना। पहली बात, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल में होती है ना। मान लेते हैं कि सन 2023 में जो राजू के पास कैपिटल था वो कितने का था? वो मान लेते 4 लाख का था, ठीक है। और 2024 में ये कितने का था? 6 लाख का। मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट कितने का? सिर्फ 2 लाख का, क्योंकि 4 लाख तो उसके पास पहले से था। तो पहली बात ये है कि ये होता है एडिशन, और एडिशन के साथ एक चीज और आती है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या भाई? देखो सब कुछ डेप्रिशिएट हो रहा है, आप हम हर कोई डेप्रिशिएट हो रहा है ना, लाइफ प्रतिदिन घटती जाती है। उसी तरीके से जो हमारे एसेट्स होते हैं वो भी घटते रहते हैं। बट ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट ग्रॉस डेप्रिसिएशन। जब कोई भी गुड अपनी ओरिजिनल वैल्यू में रहता है तो वो कहलाता है ग्रॉस, ठीक है। बट द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या लगती है? डेप्रिसिएशन। और उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो कहलाती है नेट। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं आपने एक मशीनरी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। आपने कितने की मशीन खरीदी? 1 CR की। और 1 साल गुजर गया, आपने उस मशीन का बहुत सारा यूज किया, तो क्या 1 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 1 CR होगी? आंसर इज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो मान लेते हैं कितना हुआ? 20 लाख। तो अब आज आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी? 80 लाख रुपीज। और यहीं से निकल के आता है ग्रॉस डेप्रिशिएशन और नेट का कॉन्सेप्ट। यहां इनके बीच में अभी से मैं आपको रिकंसिलेशन सिखाना शुरू करता हूं, ताकि आगे चल के जो मेथड्स हैं उसमें ये काफी हेल्पफुल रहे। बहुत सिंपल सिंपल है और इजीली समझ में आएगा, राइट। सिंपल बात, आपको क्या करना है? ग्रॉस का बनाना है नेट। क्या करना है? ग्रॉस का बनाना है क्या? नेट। तो यहां पर माइनस कर दो आप क्या? डेप्रिसिएशन। तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस का नेट। और अगर नेट का बनाना है तो क्या कर दो आप? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस। सिंपली ऐसे ही ये काम करेगा। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाओ तो नेट बनेगा, नेट से डेप्रिसिएशन हटाओ, ऐड करो तो ग्रॉस बनेगा। नेक्स्ट कम स्टॉक। तो स्टॉक वो होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्वांटिटीज को मेजर करके बताता है। ऑन द अदर हैंड जो फ्लो होता है ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके अकाउंट में करेंटली कितना बैलेंस है, और यहाँ पर आपकी इनकम पर मंथ जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आती है। अगर समझ नहीं आया तो पहली बात 2 पॉइंट, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में अभी जो करंट बैलेंस है बैंक में वो कहलाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति का महीने में कुछ सर्टेन अमाउंट खर्च होता है। जैसे बेसिकली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपके महीने का खर्च कितना है, तो आपने बोला कि 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो आप एक बहुत बड़े पीरियड का एक अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हैं वो बता रहे हैं, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ टाइम में बता रहे हैं तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगेन इसे एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। मान लीजिए आप कोई फ़ोन देख रहे हैं फ्लिपकार्ट में, और अभी उसका स्टॉक लिखा रहता है ना कि 5 क्वांटिटी लेफ्ट, तो एट करेंट पॉइंट उसमें कितने फ़ोन हैं अवेलेबल? 5। स्टॉक कॉन्सेप्ट है। उसी फ़ोन ने उस महीने में कितने फ़ोन बेचे? मान लेते हैं 10,000 फ़ोन बेचे, तो वही फ़ोन XYZ उसकी क्वांटिटी 10,000 सेल हुई, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। यही होता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। देन फैक्टर इनकम एंड
ट्रांसफर इनकम। चैप्टर समझाते समझाते ही मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया था, बट अगेन एक बार मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, देखिए खुद से एसोसिएट कीजिए। आप अभी फैक्टर इनकम की कैटेगरी में नहीं है, आप ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में हैं। आप अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं पॉकेट मनी के नाम पर, लेकिन उसके बदले में उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर इनकम है, वन साइडेड है। और इसके अलावा जब व्यक्ति जॉब कर रहा होता है तो उनको पैसे मिलते हैं, उसके बदले में जॉब करनी पड़ती है, तो इसे बोला जाता है क्या, फैक्टर इनकम। तो पैसे के बदले कोई सर्विस देनी पड़ी, गुड्स देने पड़े, तो फैक्टर इनकम। अगर आपको सिर्फ पैसा मिला है, उसके बदले में कुछ नहीं देना है, तो ट्रांसफर इनकम। समझेंगे इन डिटेल। तो यहां पर फैक्टर इनकम कम्स इन द कैटेगरी जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की वजह से इनकम कमाई जाती है। ये मिलती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ई शिप। और जो फैक्टर इनकम है ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। जो फैक्टर इनकम होती है ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट होती है उनकी इनकम काउंट की जाती है किसमें, नेशनल इनकम में। कौन होते हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट, इसी टॉपिक में आगे चल के कंटिन्यूएशन में आपको मिलेगा। इसका एग्जांपल है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। देन कम्स ट्रांसफर इनकम, ये विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न, जैसा मैंने आपको बताया उसी का होता है। ये एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, वन साइडेड है। एक और पॉइंट यहां डालो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है बाइलेटरल, दैट इज डबल साइडेड कॉन्सेप्ट। इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। अब आप सोच के देखो कि ट्रांसफर इनकम क्यों काउंट नहीं की जाती है नेशनल इनकम में, क्यों? क्योंकि आपके फादर या आपकी माँ आपको पैसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, आपकी पॉकेट मनी के लिए। उनकी इनकम पहले ही नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है, तो आपकी इनकम थोड़ी काउंट की जाएगी, वरना रिपीटेशन हो जाएगी, हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। इसी वजह से फैक्टर पेमेंट जो है वो काउंट की जाती हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट है ये काउंट नहीं की जाती। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में ये है कि यह नॉर्मल रेजिडेंट का होना जरूरी नहीं है। ये हमारे देश की सीमाओं के अंदर की कमाई भी हो सकती है, या हमारे देश की सीमाओं के बाहर की जो कमाई है वो भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो व्यक्ति कभी 70 या 75 साल की उम्र के ऊपर के हो जाते हैं, गरीब होते हैं, तो सरकार उनके सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक पैसे उन्हें देती रहती है। इसे क्या बोला जाता है, ओल्ड एज पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन से कंफ्यूज मत करना, वो फैक्टर इनकम में आती है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक पुलिसमैन है, वो रिटायर हो गया अपनी एज में आके, तो उसने सर्व किया, अपने सेविंग से कुछ पैसा दिया, तब जाके उसको वो रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, तो वो फैक्टर इनकम में काउंट होती है। लेकिन ये ओल्ड एज पेंशन ये ट्रांसफर इनकम में काउंट होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, इसका एक नाम और होता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और होता क्या है एग्जैक्टली इसमें, हर एक प्रोडक्ट में ड्यू टू वियर एंड टीयर समय के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ कीमत में गिरावट होती है, और कई बार टेक्नोलॉजीज भी बदल जाती हैं। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस में इंक्लूडेड होगा डेप्रिसिएशन, है ना, और जो नेट है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। इसी वजह से अगर आपको ग्रॉस का बनाना है नेट, अभी हम आगे समझ भी चुके हैं, ग्रॉस का अगर नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन, और नेट का अगर ग्रॉस बनाना है तो आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ग्रॉस से हटा दीजिए डेप्रिसिएशन तो बन जाएगा नेट, नेट में ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन तो बन जाएगा ग्रॉस। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, जो मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो याद रखना, कहीं पर अगर ग्रॉस गिवन है और उसका नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन हटा दो, नेट का ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अगला जो चेंज करने के लिए हमें आता है वो क्या होता है, वो होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये करेंगे, बट एक सवाल आप खुद से पूछिए, कोई भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ होता है, फैक्ट्री में या मार्केट में? यस, फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस नहीं लगे होते। तो इसी तरीके से इसे समझिए, फैक्टर कॉस्ट को आप मान लो फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो सस्ता है। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्सेस नहीं है। मार्केट कॉस्ट हाई है, क्यों? क्योंकि उसमें टैक्सेस लगे हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्ट्री प्राइस में, तो आप क्या करोगे? टैक्स हटा दोगे।
है ना। एग्जांपल के लिए 1000 का फैक्ट्री में है, 1500 का मार्केट में है, मार्केट को कन्वर्ट करना है किस में, फैक्ट्री में। तो सीधी बात है 1000 रुपये में बना था ना वो वहाँ, और 500 क्या लगा था, टैक्स, तो आप टैक्स निकाल दो तो बन गया क्या, फैक्ट्री। तो मार्केट से फैक्ट्री में जाना है तो टैक्स हटा दो, फैक्ट्री से मार्केट में जाना है टैक्स लगा दो। और यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इधर, समझते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट ये वो अमाउंट है जो पे किया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। और एग्जांपल ले लेते हैं कि 500 रुपये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस यहाँ पर वो प्राइस होती है जो एक्चुअली बेची जाती है कहाँ पर, मार्केट में। और एग्जांपल मान लेते हैं कि यही प्रोडक्ट बेचा जाता है 540 रुपीज़ का कहाँ पर, मार्केट में। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी दो चीज़ें। अगर जनहित में है तो उसमें सब्सिडीज होंगी, और नॉर्मल गुड्स हैं तो वहाँ टैक्सेस होंगे। टैक्सेस में कॉशियस रहना, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होंगे। तो उस प्रोडक्ट में इधर इनडायरेक्ट टैक्स होंगे और सब्सिडीज होंगी। लेकिन जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम पूरे देश की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, तो हमें दोनों के कैलकुलेशन लेने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी, सब्सिडीज के भी। इसे समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 40 रुपीज़ है, इसका मतलब ये हिसाब किताब है किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। मार्केट प्राइस में आपको डालना है क्या, कि फैक्टर कॉस्ट तो होगा ही, साथ ही साथ में यहाँ पर होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ भी नहीं, सिंपली आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को, यहाँ पर सब्सिडीज को हटा दो किससे, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ एक और फॉर्मूला निकल के आया क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो सिंपली चाहे आप ये बोलो तो भी वही है, ये बोलो तो भी वही है, 90% चांसेस हैं कि ये आपको NIT दे सकते हैं। इन केस अगर IT दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज भी दे देते हैं तो आपको पता है, सिंपली इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज हटा दें, आपको क्या मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, NIT। तो यहां आता है न्यूमेरिकल, समझते हैं। आपसे बोला गया कि कैलकुलेट करना है NIT, तो यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, 0, सब्सिडीज कितनी है, 100। फॉर्मूला क्या कहता है, IT माइनस सब्सिडीज, IT की वैल्यू 0, माइनस करोगे 100, कितना आएगा, -100। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये माइनस में भी आ सकता है। NIT 250 है, सब्सिडीज है 0, तो 250 माइनस कर दोगे आप 0 तो क्या बचेगा, 250 का 250। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लेते हैं 200 है और सब्सिडीज है कितनी, 120, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 80। और चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, कमेंट में इसका आंसर आप बताना। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये हैं 50, याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 हैं, और जो सब्सिडीज हैं ये हैं यहां पर 150। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट में, जो भी सही आंसर होंगे उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा। तो हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए हमारे देश की सीमाओं में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे हमारा इंडियन आकाश हो चाहे अमेरिकन एलन, अगर वो हमारे देश की सीमाओं के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है। नाउ समझेंगे डेफिनेशन। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नेशनल अकाउंटिंग में, क्योंकि इसे गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ता है ताकि वो समझ पाए कि आखिर मूवमेंट कैसा चल रहा है, सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल। तो यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब ये नहीं होता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भारत देश का नक्शा आप देखते हैं वो क्या है, हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी और बड़ी होती है। कैसे, कहीं और भी भारत की सीमाएं हैं नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की हैं लेकिन प्रेजेंट में कहीं और होती हैं, तो उन्हें भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है। तो भारत देश की सीमाओं में रह रहे लोग तो काउंट होंगे, साथ ही साथ में और क्या काउंट होगा, ऐसे सारे शिप और एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया और जापान के बीच में मान लो एयर इंडिया का कोई प्लेन है, तो जो एयर इंडिया का प्लेन है ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि जो सिंगापुर एयरवेज का एयरक्राफ्ट है जो इंडिया और जापान के बीच में चलाया जा रहा है, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगा, नहीं जी, वो किसका है, सिंगापुर का, तो वो किसकी टेरिटरी में काउंट होगा, सिंगापुर की। फिर आता है फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो एक देश के नागरिक चला रहे होते हैं इंटरनेशनल वाटर में,
और वहाँ पर उनके एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फिशिंग बोट ऑपरेट की जा रही हैं भारतीय मछुआरों द्वारा ऐसी जगह पर जो इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं, उसे समझा जाएगा कि ये पार्ट है किसका, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारा राजू द मछुआरा ये क्या कर रहा है, ये फिशिंग करने के लिए गया है। कहाँ पर, मान लेते हैं सोमालिया, ठीक है, खतरनाक जगह है लेकिन ठीक है। वहाँ पर मान लो भारत सरकार गई और उन्होंने बोला कि भाई आप तो कर नहीं पा रहे, एक काम करो राइट हमें दे दो, किसके, फिशिंग के, हम आपको बदले में कुछ परसेंटेज दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें कोई मेहनत करनी नहीं है, परसेंटेज मिल रहा है। तो भारत सरकार ने वहाँ के राइट्स ले लिए। अब उस जगह में जहाँ भारत सरकार को राइट्स मिल चुके हैं, अब वो वहाँ पर फिशिंग करेंगे और सिर्फ किसका राइट है, इंडियंस का। तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो क्या ये सिर्फ फिशिंग में एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका राइट इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगा। तो और क्या क्या है ऐसा, फिशिंग वेसल्स हम समझ चुके हैं। इसके अलावा होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग। मान लेते हैं वहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलता है, तो उसको खोदने के लिए जो भी मशीनें लगाई जाएंगी वो कहलाएंगी रिग्स, और वही होता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। सेम चीज़ है, कुल मिला के ऐसी मशीनरी जो लगा दी गई है ऑयल निकालने के लिए, नेचुरल गैस निकालने के लिए, ये सभी किस में आ जाएगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। फिर इंटरेस्टिंगली बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, और आपको अगर पता नहीं था तो मजा आ जाएगा सुन के। किसी भी देश की एम्बेसीज जो होती हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एम्बेसी नहीं पता तो हर एक देश में एक कंट्री की एम्बेसी होती है ताकि उस देश की समस्याएं सॉल्व की जा सकें। जैसे भारत देश की एम्बेसी यूएसए में है। अब वहाँ कल को अगर आप गए और फंस गए तो कहाँ जाओगे, अपनी समस्या का समाधान कहाँ से लोगे? यूएसए की गवर्नमेंट नहीं देगी, तो आप जाओगे इंडियन एम्बेसी। वहाँ आपको मिलेंगे कौन, इंडियन एम्बेसडर, जो आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो पूरा फिजिकल जोग्राफिकल एरिया जहाँ वो एम्बेसी बनी हुई है, वो जगह अमेरिकन सरकार की नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी किसकी, वो कहलाएगी इंडियन गवर्नमेंट की। तो इससे एक सवाल और उठता है कि मान लो कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो दिल्ली में है, तो क्या वो इंडिया की टेरिटरी है? नहीं, वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। पाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है? नहीं, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो ये सब कुछ भी काउंट होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। इसमें इसके अलावा होता है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट क्या होता है, अगर देश बड़ा है तो वहां पर काम कराने के लिए बहुत मूव करना पड़ता है, तो एम्बेसी का एक छोटा भाई बना दिया जाता है वहां पर, जैसे बोला जाता है कॉन्सुलेट। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी को यूएसए का वीज़ा लगवाना है ना, और वो दिल्ली में नहीं रहता, वो मुंबई के पास रहता है। तो अब यूएसए क्या करेगा, अपनी एक एम्बेसी जो मेन है वो दिल्ली में कर देगा, लेकिन जो एक कॉन्सुलेट है वो मुंबई में खोल देगा ताकि उस व्यक्ति का काम वहीं मुंबई में हो सके। तो इसे बोला जाता है कॉन्सुलेट। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाइना ने जो पाकिस्तान में बना के रखी है, इसे ही बोला जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता, वही जो मैंने आपको समझाया बातों बातों में, कि जो हमारा दूसरों के यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है वही दूसरों का जो हमारे यहाँ पर है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। देन कम्स नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये होता है वो सारे व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन जो सिंपली एक देश की बाउंड्री में रह रहे हैं और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी देश से जुड़े हुए हैं। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति है ये या तो रहता है या लोकेटेड है कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और इसके साथ में जो रेजिडेंट है इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो अर्निंग है, ना सिर्फ अर्निंग बल्कि इसकी जो स्पेंडिंग है, और साथ ही साथ में ये जो अपना पैसा है कहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसी देश में कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एलन है, भारत में आया, भारत में आके उसने बोला कि भाई मैं एक बड़ा पाव का ठेला लगाऊंगा, है ना, तो एलन बड़ा पाव बॉय बन गया। ठीक है, अब एलन तो है अमेरिका का, लेकिन उसने भारत में आके ये सारी चीज़ें की, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली उसको यहाँ रहना पड़ेगा। दूसरा, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही रखेगा, वो पैसा कमाएगा भारत में, खर्च भारत में करेगा, और इकट्ठा भी मतलब सेव कहाँ पर करेगा? भारत में करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाता है। कौन कौन नहीं आते? टूरिस्ट जो आए हैं, विजिटर जो आए हैं वो नहीं आते। फॉरेन स्टाफ अगर रखा हुआ है एम्बेसीज में तो वो सारे नहीं होते। जो ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट और मेंबर हैं आर्म फोर्सेस के वो भी इसमें काउंट नहीं होते। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO,
ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं समझे जाते क्योंकि ये इंटरनेशनल एरिया से जुड़े होते हैं, और इसी वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होते। जैसे कि कोई एक अमेरिकन है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम कर रहा है जो कि भारत में ही है ना, लेकिन यहां पर इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। अब हम समझेंगे अगले टॉपिक को जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है NFIA। NFIA, देखो पहली बात, ये जो छोटे शब्द है ना इनसे कंफ्यूज नहीं होना, एक बार रिलेटिविटी जोड़नी है, ठीक है। NFIA, पहली बात हमने क्या समझा कि हमारे भारत की सीमाओं के अंदर आकाश भी रह सकता है और एलन भी। उसी तरीके से हमारा राजू भी तो अमेरिका में रह सकता है और वहाँ रह के पैसे कमा सकता है। तो जब हम निकाल रहे होते हैं GDP या आगे के कोई भी प्रोसेस को, तो हमें कई बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक की, है ना, ध्यान से सुनना, जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक की तो क्या शब्द है, अरे घर की बात है, एलन भी ठीक है, आकाश भी ठीक है, मतलब हमें राजू से कोई लेना देना नहीं है, उसको वहीं रहने दो, हम उसको वहाँ से यहाँ नहीं बुलाएंगे। तो डोमेस्टिक में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आएगी नेशनल की, है ना, तो किसकी बात आई, राष्ट्र की। तो जब राष्ट्र की बात आएगी तो एलन को हम अमेरिका भेजेंगे, राजू को अमेरिका से इंडिया लाएंगे, और इस कैलकुलेशंस में हमारा NFIA निकल के आ जाएगा। समझते हैं पहली बात, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो डोमेस्टिक है, कौन सी बात है, डोमेस्टिक, ठीक है। तो इसमें हमें किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है, किसकी, NFIA की। तो राजू को भगा दो, NFIA को राजू मान लो, ठीक है। हाँ, अब अगर हमें समझना है किसको, नेशनल को, तो राजू को बुलाना पड़ेगा, तो राजू को ऐड करना पड़ेगा। घर की बात है, राजू हटा दो, नेशनल राष्ट्र की बात है, राजू को ऐड कर दो। अब आएगा फॉर्मूला समझ, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्या लिखा है, हमारा मेन क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमेस्टिक, हटा दो राजू, माइनस NFIA। अगला फाइंड करना है नेशनल को, राष्ट्र की बात है, तो क्या करोगे आप, यहां पर ऐड करोगे राजू को, तो आप डोमेस्टिक के साथ ऐड कर दोगे किसको, NFIA को। तो सिंपल सी बात है, अगर बात डोमेस्टिक की है तो राजू हटा दो, बात अगर नेशनल की है तो राजू को ऐड कर दो। तो यहां से आपको ये समझ आ गया होगा, यही होता है क्या, फाइंडिंग आउट थ्रू NFIA। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब यहां हमारे पास ये रहे न्यूमेरिकल्स, बोलते हो ना आप, ये रहे न्यूमेरिकल्स, देखना कितनी इजीली आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन में बोला, पहली बात गिवन क्या है, नेशनल गिवन है, NFIA गिवन है, फाइंड करने क्या बोला, डोमेस्टिक। क्या बोला, डोमेस्टिक, घर की बात है, क्या है, घर की बात। तो डोमेस्टिक हमने लिखा, ठीक है, हमने लिख दिया डोमेस्टिक इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, घर की बात है ना, तो राजू को ऐड नहीं करना है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, माइनस NFIA। और हमारे पास यहां पर नेशनल की वैल्यू तो गिवन ही है, तो हमने फाइंड करना है ये, नेशनल की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 5400, और हम माइनस कर देंगे NFIA की वैल्यू कितनी है, 400, तो हमारे पास कितना बचा, 5000। ये आ गया हमारा आंसर, और यहां से ये टैली हो गया। इसके बाद अगला हमें फाइंड करना है क्या, नेशनल, गिवन है डोमेस्टिक और NFIA। मैंने क्या बताया था, बात किसकी है, राष्ट्र की, ऐड करना पड़ेगा, राजू को डालना पड़ेगा भाई। तो यहां पर हमने लिखा नेशनल इज इक्वल टू, पता है ना राजू डालने वाले अपन, तो NFIA और हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक, सबकी वैल्यू गिवन है, डोमेस्टिक की वैल्यू कितनी गिवन है, 4300, NFIA कितना है, 200, तो ये 4300, ये 200, और ये हमारा मिल गया क्या, 4500, जो कि है हमारा आंसर। अगर आपसे बोला जाए NFIA बताओ, NFIA, तो ये तो और आसान है, माइनस कर देना है, क्या, हमारा नेशनल माइनस डोमेस्टिक। तो यहाँ पर नेशनल गिवन है 500, डोमेस्टिक गिवन है 4000, इनके बीच का जो अंतर है वही तो NFIA है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं, और इसका आंसर आपको अगेन हमारे कमेंट में कर देना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो कितना है, 5400। ये हमारे पास नेशनल इनकम है जो कि है कितनी, 5400। जो हमारा NFIA है वो कितना है, 6000। इसका आंसर आपको बताना है। यस, एक हिंट दे देता हूं, अगर आंसर नेगेटिव में आए तो एक्सेप्टेबल है,
और कोई इशू नहीं होता, NFIA कैन बी नेगेटिव। मूविंग ऑन। सो अगला है हमारा GDP एट MP। यहां से चीजों को समझना शुरू करो, कुछ भी नहीं हटा, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा GDP एट MP। अब आप ये देखोगे हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं या इंक्लूड करनी पड़ती हैं, बट इसमें सबसे बेसिक कौन है? वो है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि डोमेस्टिक, याद रखना किस टेरिटरी में बनाए गए हैं? डोमेस्टिक, मतलब यहां एलन भैया हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसमें सब कुछ समझना, हमने क्या समझा था? हमने ग्रॉस समझा कि ग्रॉस का नेट कैसे बनता है, हमने ये देखा कि डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनता है, हमने ये भी देखा कि मार्केट प्राइस का फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि फैक्टर कॉस्ट कैसे बनता है। तो यहां पहली बात, ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, यस, हाँ जी है। डोमेस्टिक है तो क्या NFI इंक्लूडेड है? नहीं है। मार्केट प्राइस यानी कि क्या इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, NIT इंक्लूडेड है? तो आंसर इज यस, NIT इंक्लूडेड है। इसमें क्या NFI इंक्लूडेड है? आंसर इज नहीं है, इसमें NFI इंक्लूडेड नहीं है। और इसमें क्या हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है? हाँ जी है ना। अब इन्हीं का डाल देना या इन्हें रिमूव कर देना ही हमारा आगे इनके कैलकुलेशंस को बताता है। बने रहिए, समझेंगे सारे के सारे बहुत ही इजीली। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी होगा, डोमेस्टिक लिखा है मतलब सीधी बात है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है वो होगा। मार्केट प्राइस है, इसका मतलब इसके अंदर NIT इंक्लूडेड है। और प्रोडक्ट इन MP सिग्निफाइज ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन टेकन, और प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट थोड़ी करना है, ये जस्ट इंडिकेट करता है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज डाल दी गई हैं। अब आता है हमारा पहला कदम जहां पर हम इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास है GDP एट MP और आपको इसको बना के देना है क्या? GDP एट FC। तो आप इसमें ये देखो कि चेंज किसमें है, GDP और GDP पूरा है, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन यहां MP का क्या बन गया? FC। मार्केट प्राइस का क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट। समझ आ रहा है कुछ? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बना है, तो जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हटा होगा या ऐड हुआ होगा? कहां सस्ता रहता है सामान? फैक्ट्री में। महंगा कहां रहता है? मार्केट में। टैक्स कहां लग चुके? मार्केट में। तो उसे सस्ता करना है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपको GDP एट MP गिवन है और आपको बनाना है GDP एट FC, तो माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद आधा है NDP एट MP। ना सिंपल बात है, हमने पीछे पढ़ा था GDP एट MP और हमसे बोला कि क्या बनाना है? NDP एट MP। तो क्या MP में चेंज है? नहीं है। क्या DP में चेंज है? नहीं है। तो चेंज किस में है? शुरू के N और यहाँ के G में। तो हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड करके बताओ NDP। तो सीधी बात है भाई, ग्रॉस का अगर आपको N बनाना है तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से हटा देंगे डेप्रिसिएशन को तो हमें मिल जाएगा नेट। इसी वजह से जो हमारा GDP एट MP है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा NDP एट MP। अब यही क्वेश्चन बोलता है कि भैया NDP एट FC बताओ। अगेन सिंपल है, आपको क्या पता था? GDP एट MP। MP का बनाना है FC तो माइनस कर दोगे क्या? टैक्सेस। ग्रॉस का क्या बनाना है? नेट, तो माइनस कर दोगे आप क्या? डेप्रिसिएशन। और अगेन आप देखोगे यहां पर यही देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रॉस का नेट बनाना था तो डेप्रिसिएशन हटा दिया, और इसके अलावा मार्केट प्राइस का फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज फैक्टर कॉस्ट बनाना था तो हटा दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ कम्स GNP एट MP। क्या गिवन था हमारे पास? GDP एट MP। हमसे बोल रहा है क्या बनाना है इसका? GNP एट MP। किस में चेंज है? ना तो MP में चेंज है ना तो G में चेंज है, बस डोमेस्टिक का क्या हो गया? नेशनल। घरेलू बात से राष्ट्र की बात हो गई, और जब घरेलू बात से राष्ट्र की बात हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? राजू को बुलाएंगे, मतलब हम यहां पर ऐड कर देंगे NFIA। और ये देखिए यहां पर भी यही लिखा है कि जब डोमेस्टिक का नेशनल बनाना होता है तो हम क्या कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। मूविंग ऑन।
नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड जी एन पी एट एफ सी। समझना आपसे क्या बोल रहा फाइंड करने, जी एन पी एट एफ सी। और हमें अगर मान लो क्या करना है, जी डी पी एट एम पी। एम पी का एफ सी बनाना है, क्या करोगे, मार्केट से फैक्ट्री में जाना है, सिंपल भाई, एन आई टी माइनस कर दो। और उसके बाद डोमेस्टिक का क्या बनाना है, नेशनल। तो घरेलू बात से राष्ट्र की बात, आ जाओ भैया राजू, दैट इज प्लस एन एफ आई ए। और यहां भी आपको इसी तरीके से सारे के सारे कन्वर्जन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आता है क्या, एन एन पी एट एम पी। कर लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे बड़ा कन्वर्जन यही हो जाता है। जीडीपी एट एम पी हमारे पास गिवन है, हमसे बोला गया कि क्या बनाना है, एन एन पी एट एम पी। और टफ कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं एफ सी, डायरेक्टली इस पे चलते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, ऑब्जर्व करो। अभी तक आई गेस आपको आने भी लग गया होगा, है ना। अगर आने लग गया है तो वीडियो पॉज कर लो, अपना अटेम्प्ट करो, और फिर हम साथ में चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। हमें बोला गया कि भैया जीडीपी एट एमपी का क्या बनाना है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस का बनाना है नेट, तो माइनस कर देंगे क्या, डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक का क्या बनाना है, नेशनल, तो ऐड करना पड़ेगा क्या, एनएफआईए, क्योंकि राजू को लाना पड़ेगा, राष्ट्र की बात है। इसके बाद एमपी का बनाना है क्या, एफसी। तो यहां पर प्राइस कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे एनआईटी को, है ना। अब इसके बाद सोचो, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको घुमा के दे देता तो क्या आप कर पाते, चेक कर लेते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास गिवन है एन एन पी एट एफ सी, एंड आपको बनाना है जी डी पी एट एम पी। शुरू करेंगे, एक बार अगर आपको समझ में आया तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और फिर यहां से चेक करना। क्या है ये नेट, क्या बनाना है, ग्रॉस। आपको पता है ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगी, तो इसमें आ जाएगा क्या, प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, घर की बात है, राजू को जाने दो, मतलब माइनस करो, किसको, एन एफ आई ए को। इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज फैक्टर कॉस्ट से बनाना है मार्केट प्राइस, तो आपको महंगा करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आई होप अगर यहां तक आपने कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो समस्या थी इसे आपने पार कर लिया है। और अब आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स, और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपसे बोलेगा कुछ फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, और उसके बाद हम करेंगे टैली, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन, हमसे बोला गया फाइंड करो एनडीपी एट एफ सी। क्या बोला है, फाइंड करो एनडीपी एट एफ सी। ओके, कर लेंगे, इसे हमने रख लिया LHS में। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, जी एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एम पी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो इसके आगे आपको खुद ही फॉर्मूला बनाते आ जाएगा। हमें कैसे करना है, पहला क्या बनाना है, ग्रॉस का नेट, मतलब यहां से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इसके बाद नेट का क्या बनाना है हमें, सॉरी नेशनल का क्या बनाना है, डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक, घरेलू बात है, राजू को जाना पड़ेगा, दैट इज माइनस एन एफ आई ए। फिर इसके बाद एमपी का क्या बनाना है, एफसी। अब एमपी का एफसी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट से सस्ती चीजें फैक्ट्री में, मतलब माइनस एनआईटी। अभी हमने क्वेश्चन से जो डेटा है लिया नहीं है, सिर्फ ये अरेंज किया है, राइट। अब प्लेस कर देंगे, तो जीएनपी एट एमपी कितना गिवन है हमारे पास, 6000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये रहा, डेप्रिसिएशन कितना है 100, तो माइनस कर देंगे 100। फिर सिंबल कौन सा, माइनस। फिर देखेंगे एनएफआई ये कितना है 400, तो हमने ये कर दिया 400। और एनआईटी देखेंगे कितना है, तो एनआईटी है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज ये रहे दोनों। एनआईटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने हैं 300, सब्सिडीज कितनी है हमारे पास 200, तो आंसर कितना आ गया 100। ये क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले, है ना। तो यहां पर आ जाएगा -100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6000 माइनस 600, आंसर इज 5400 CR, एंड यहां पर आपका आंसर हो गया टैली। सिंपल यही मेथड फॉलो करनी है
कि आपको जो फाइंड करना है उसको यहाँ रख लेना है और इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। अब हम बात करेंगे उन प्रिकॉशंस की जो कि हमें ध्यान में रखने हैं वैल्यू एडेड मेथड को निकालते समय। तो जो प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं उसमें पहला ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं आप इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यूज को ऐड कर दिया है तो अब आप इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल्स क्यों ही ऐड करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे समस्या ये होगी कि ये कर देगा डबल काउंटिंग। तो वैल्यू एडेड मेथड के समय वैल्यूज ऐड होती हैं, इसी वजह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड नहीं होता है जो कि रॉ मटेरियल है। अगर आप कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और इससे एरर आ जाएगा। फिर किसी भी तरीके का सेकेंड हैंड जो गुड्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। कोई भी ऐसा सामान जो एक बार खरीदा जा चुका है उसको दोबारा बेचने पर उसे काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? एक एग्जांपल से समझो, अगर एक कार है वो 20 लाख रुपए की है, अब उसे सेकंड हैंड बेचा जा रहा है 10 लाख रुपए में, तो क्योंकि जब वो बनाई गई थी, बेची गई थी, तब उसकी वैल्यू ऑलरेडी जा चुकी है जीडीपी में, इस वजह से उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में किसी भी तरीके की ब्रोकरेज या कमीशन शामिल है तो उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो एक सर्विस जनरेशन है और बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही पैसे कमाती हैं। तो क्या वो जीडीपी का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली है। तो इसी वजह से यहां पर वो इसमें काउंट किया जाएगा। देन कम्स कोई भी ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स हैं तो जीडीपी में काउंट होगा वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, सर्विसेज काउंट नहीं होगी। सर्विसेज जैसे कि कोई डॉक्टर अपने ही बच्चे का इलाज कर रहा है तो वो थोड़ी बोलेगा कि चल भाई 1000 रुपये हो गई फीस निकाल, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसी वजह से सर्विसेज जो हैं इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे किसको? गुड्स को। और किसको कैलकुलेट नहीं करेंगे? सर्विसेज को। देन आपको ध्यान में रखना है प्रोडक्ट जो गुड्स हैं वो रखने हैं, साथ ही साथ में अगर किसी भी तरीके के शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर्स, शॉर्ट में अगर बोलूं तो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आइटम्स हैं या डेट यानी कि उधारी के इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसमें काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो करेंट गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसके बाद आती है हमारी अगली मेथड। तो हमारी अगली मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम समझेंगे और इनकम मेथड को कैसे निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले बेसिक समझो। जब वैल्यू एडेड मेथड करते थे तो किसी भी प्रोडक्ट के जो अलग अलग वैल्यू उसमें ऐड होती थी उनको ऐड करके हम आंसर निकालते थे, है ना। और उसी वजह से हमें क्या मिल जाता था? जीडीपी एट एमपी। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो इनकम कमा रहा है उसकी इनकम को काउंट कर देंगे तो बात वहीं आनी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप अगर वहां पर वैल्यू एडेड को जो निकालेंगे, सेम वैल्यू तो साइकिल में किसकी होती है? किसकी होती है? इनकम की। इसी वजह से इनकम को आप निकालेंगे तो उसमें आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो लोगों ने इनकम कमाई है उस इनकम को ऐड कर देना है। तो यहां सारी की सारी फैक्टर इनकम काउंट की जाएंगी किसके द्वारा? जो कि कमाई गई होंगी किसके द्वारा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहीं से आपको नेशनल इनकम देखने के लिए मिल जाएगी। और यहां पर क्या क्या ऐड होता है? वेज, प्रॉफिट, रेंट, ये सारी चीजें, है ना। इसको मैंने बताया था, आप इससे को आप क्रिप से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वेजेस में सैलरीज मिसिंग होती हैं, बट सी स्टैंड फॉर कंपनसेशन। और कंपनसेशन में आपको पता है कि दोनों मिल जाएंगे, सैलरी भी मिल जाएंगी और वेजेस भी मिल जाएंगे। आपकी जो इच्छा आप लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल ये भी है। इसे लिखेंगे तो ये और अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी देता है और आंसर राइटिंग में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो इसके कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए आगे ना कंपनसेशन, वहां नोट्स में, बुक्स में वेजेस मिलता है, लेकिन मैं हमेशा इसीलिए स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि रेदर देन राइटिंग द वेजेस आप वहां पर लिखिए कंपनसेशन। तो कंपनसेशन का मतलब होता है वो रेम्यूनरेशन जो कि पे किया जाता है एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर्स के द्वारा उनकी सर्विसेज के लिए, जो कि वो देते हैं किसको? प्रोड्यूसर्स को। अब ये जो रेम्यूनरेशन है ये किस किस तरीके से मिल सकता है? सबसे पहला बहुत बेसिक जो सारे जमाने में हम देखते हैं, कैश में जो सैलरी है या वेजेस हैं वो मिलते हैं। कई बार सैलरी और वेजेस जो है ये काइंड में भी मिलते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनियों में जो मैनेजर और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पोस्ट में होते हैं
उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंपनी अपनी तरीके से देती है। सरकारी नौकरियों में जो कि ए ग्रेड और बी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इनको क्या सैलरी बस मिलती है? नहीं, इनको बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, आने-जाने की सुविधाएँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये किस में आती हैं? काइंड में। सो यहाँ बोला जाता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। फिर आता है एम्प्लॉयर जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करता है वो। अब ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कि जो भी जॉब करता है वो अक्सर बोलता है कि भाई कट पिटा के जो सैलरी है वो इतनी मिलती है, मतलब 25 है तो 22 मिलती है, तो 3000 कहाँ गया? तो वो जो 3000 है वो अलग अलग जगह में जाता है, और उसमें से जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? पीएफ। वो बोलते हैं कि भैया पीएफ कट गया। अब पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है? एक हिस्सा जो एम्प्लॉयर है वो देगा, एक हिस्सा एम्प्लॉय देगा, मतलब एक मालिक देगा हिस्सा और एक देगा नौकर। इन दोनों का हिस्सा मिला के फॉर एग्जाम्पल 2-2 हजार रुपए दोनों ने दिया, तो ये हो गया 4000। अब ये कहां जाएगा? ईपीएफ में। ये भारत सरकार का पोर्टल होता है। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। किससे ज्यादा? बैंक से ज्यादा। तो इससे अल्टीमेटली फायदा किसको मिलता है? जो एम्प्लॉय होता है उसको। तो ये तीसरा पॉइंट कहता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। सेकेंड पॉइंट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट तो आप जानते ही हैं, और रॉयल्टी जो होती है, रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके के जो आर्ट होते हैं, आर्ट मतलब म्यूजिक, राइटिंग्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, ऐसी कोई भी आर्ट जो किसी एक व्यक्ति ने बनाई है, गाना, वीडियो, उपन्यास, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? रॉयल्टी की कैटेगरी में आ जाती हैं। देन कम्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है, अब आपको इंटरेस्ट तो पता ही है। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। किसकी वजह से? अब फ्री में काम तो नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक रेजिडुअल इनकम होती है जो एंटरप्रेन्योर कमाता है। कब? सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पैसा पे करके। एक एंटरप्रेन्योर है, सर्विसेज देगा, गुड्स देगा। इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, ई शिप, इन सबको पेमेंट कर देगा। फिर इसके बाद जो बचेगा वो क्या है? वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। अब ये जो प्रॉफिट मिला एक एंटरप्रेन्योर को, ये 3 पर्पसेस में यूज होगा। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। भारत सरकार को उसको इसमें से टैक्स देना पड़ता है, जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे प्रॉफिट टैक्स या फिर बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। फिर आता है डिविडेंड। जो लोग बिजनेस में मालिक होते हैं उनको उनकी हिस्सेदारी चाहिए होती है, क्योंकि बिजनेसेस में अक्सर एक से ज्यादा मालिक होते हैं, तो उस हर एक व्यक्ति को अपना हिस्सा चाहिए होता है। तो उन व्यक्तियों को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलता है उसे बोला जाता है डिविडेंड। इसके बाद आता है रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद जो हिस्सा बचता है और इसे अलग से रख दिया जाता है ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी तरीके की इमरजेंसीज में उसको यूज किया जा सके। अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज में, कंटिजेंसीज का मतलब ही होता है इमरजेंसी पे। अब क्या है, सोचो कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन ना पूरा का पूरा पैसा अपने पास नहीं रखता, हमेशा कुछ हिस्सा बिजनेस के रिजर्व में रखता है ताकि कल को कैसी भी जरूरत पड़े तो वो उसका यूज कर सके। फिर आती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जैसे कि फार्मर हो गया, बार्बर हो गया। तो जो खुद से काम कर रहे होते हैं ऐसे लोगों की जो इनकम होती है, ये किस कैटेगरी में जाती है? मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में जाती है। तो यहाँ छोटे छोटे वर्कर्स के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस भी होते हैं, जैसे पड़ोसी किराने की दुकान हो गई। ये सारे जो होते हैं ना, ये किस कैटेगरी में जाते हैं? ये जाते हैं हमारे मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में। मूविंग ऑन। तो शॉर्ट में हमने क्या समझा एक बार और देख लेते हैं। पहली बात मैंने ये बताया था कि आप जो वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं उससे आपको जो मिलता है उसे बोला जाता है जीडीपी एट एमपी। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर गुड्स इंक्लूडेड हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी लग सकती है, उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए वहां पर आपको मिलती है जीडीपी एट एमपी। यहां पर क्या है? यहां पर देख लेते हैं। पहली बात, इसको बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक ही पता नहीं होता कि भाई ये एनडीपी एट एफसी क्यों है। आप क्या जोड़ रहे हो उधर? इनकम ना, तो इनकम में किसी भी तरीके की डेप्रिसिएशन तो लगेगी नहीं। इनकम में किसी भी तरीके का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो लगेगा नहीं, है ना, सब्सिडी तो लगेगी नहीं। तो यहां क्या बनेगा आपका? यहां पर आपका फैक्टर कॉस्ट बनेगा, और किस में बनेगा? एनडीपी एट एफसी में। तो इसका पहला कंपोनेंट हमने देखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
जिसमें वेजेस और सैलरी थी कैश में, काइंड में, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या बनता है, हमने क्या पढ़ा था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो हमने रेंट और रॉयल्टी को डाल दिया, तो ये कहलाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम ई शिप में क्या आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। इन दोनों को जोड़ने से आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑल इन ऑल आपने रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा। तो जिसमें रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये किस में जाते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ये किस में जाएंगे, इनकम फ्रॉम ई शिप। यहां प्रॉपर्टी, यहां व्यक्ति। प्रॉपर्टी है तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट है, व्यक्ति है तो कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग्स है। और लास्ट में क्या था, मिक्स्ड इनकम। जो व्यक्ति छोटे बिजनेसेस करते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहां पर आपको क्या क्या देखने मिला, पहला क्या है, रेंट। रेंट है, रॉयल्टी है और इंटरेस्ट है। ये तीन चीजें आपको देखने मिली, और आप जानते हैं ये तीनों चीजें किस में आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाती हैं। इसके बाद आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहां पर हमने कर दिया प्लस इंटरेस्ट, हमने यहां पर प्लस कर दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो कि है 1000 रुपीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। जोड़ दो सभी को, 400 प्लस 200 प्लस 500 900 1000 1900 2400 और 10 3400। जस्ट गिव मी अ मिनट। 1000 3000 3600। यस, तो आंसर आ गया 3600। इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपको आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा, 3600। ये इतना ही ईजी होता है। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हुए अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि जैसे आप बहुत ज्यादा टफ समझ रहे थे, लेंदी समझ रहे थे, एक्चुअल में नहीं है, वो बहुत ईजी है। अगर आप फोकस होकर पढ़ रहे हो और आपको सही से चीजें समझा दी जाए तो बहुत इजीली सबको समझ में आ जाता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब यहां पर हम वो सारे खर्चे ऐड कर रहे होंगे जहां पर इकोनॉमी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो पैसे खर्च कर रहे होंगे वो ऐड हम कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड ये कहती है कि जो इनकम अर्न की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा, वो आगे चल के क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। अगर आप चैप्टर 1 से देखते हुए आ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो पैसे की जो राजू ने कमाया है और उसने अपनी बहन को ले जाके वो इनकम दे दी है ना। तो पिछली मेथड कौन सी थी, इनकम। तो वहां पर आता है राजू जिसने वो इनकम कमाई, अब आ गई है उसकी बहन जो उस पैसे को खर्च करेगी, किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो इस मेथड में सम टोटल देखने मिलेगा फाइनल एक्सपेंडिचर का जो कि खर्च किया गया है हाउस होल्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट वन, रिमेंबर, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर। चार ही होते हैं, हाउस होल्ड, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स, राइट। और इसके बाद अब जब इन्हें टोटल करते हैं तो आपको मिलती है जीडीपी एट एमपी। देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या है। तो क्योंकि हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड जाते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। दिक्कत आती है ना याद करने में, तो आप ये समझो कि कुछ शब्द कॉमन है तो नहीं आएगी, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कर कौन रहा है, हाउस होल्ड। तो प्राइवेट फाइनल, हाउस होल्ड के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें आपको सारे हाउस होल्ड मिल जाएंगे और वो इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जो हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट। जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स और जो स्कूल्स हैं वो अक्सर इस कैटेगरी में आते हैं। इन सभी में जो पैसा खर्च किया गया है, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स में हो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हो या नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल में ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गई। सेमी ड्यूरेबल जो 1-2 साल चलते हैं, जैसे टी शर्ट हो गई, कपड़े हो गए, जीन्स हो गई। इसके बाद नॉन ड्यूरेबल जो एक बार में खत्म हो जाता है, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें। देन कम्स गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा। और आपको पता है गवर्नमेंट खर्चे कहां पर करती है, पहला ये करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जैसे डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन। इसके अलावा कहां करेगी, जब वो बनाएगी गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि आगे चल के वो क्या कर सके, वेलफेयर कर सके समाज का। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
शब्दों को समझोगे कभी परेशानी नहीं आएगी। क्या होता है इसका मतलब? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब उस साल में उस देश के लोगों ने कितनी ऐसी वस्तुएं खरीदी जिससे आगे चल के वो उसे एज कैपिटल यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का कितनी मशीनरीज ऐड की जिससे देश में और ज्यादा कमाई बढ़ सके। और इसे एक नाम और दिया जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें और कितना ज्यादा चीजों को ऐड किया गया है। इसमें आपको देखने मिल जाएंगे एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ में ये होंगी कहां पर? डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब जो टोटल हमारे एक्सपोर्ट हैं और जो टोटल हमारे इंपोर्ट हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। टोटल निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? इससे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। अब जो नेट एक्सपोर्ट है माइनस में भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। तो पहला कुछ केस देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक्सपोर्ट 500, इंपोर्ट 300, तो 500 माइनस 300 आंसर है 200। एक्सपोर्ट 600, इंपोर्ट 700, तो 600 से 700 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 100। एक्सपोर्ट है ही नहीं, इंपोर्ट है 200, तो 0 माइनस 200 आंसर है माइनस 200। एक्सपोर्ट 500, इंपोर्ट 200, तो यहां पर क्या लिखा है ऑलरेडी? नेट एक्सपोर्ट। तो आपको ध्यान देना है, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा एक्सपोर्ट ढूंढता रहता है लेकिन उसमें नेट एक्सपोर्ट लिखा दिखाई देता है और फिर वो कर देता माइनस। फिर बोलते हैं यार कहाँ गलती हो गई? भाई जो आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए था उसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में है, क्यों मेहनत करनी है? डायरेक्ट आंसर के बने भाई, नेट एक्सपोर्ट यही तो फाइंड करना था। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर मेथड में हम फाइंड करते हैं जीडीपी एट एमपी, जो कि मिलेगा हमें 4 कंपोनेंट से। शॉर्ट में अगर समझे तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट के अलावा जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो, और इसके बाद आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते थे आपके एग्जाम में हमने उन्हें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। और अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बहुत बेसिक सा डिफरेंस आता है दोनों में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है ये बात करती है करंट प्राइसेस की टर्म याद रखिएगा। नॉमिनल मतलब करंट प्राइसेस की बात होगी। यहां पर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए जाएंगे देश की एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट देंगे करंट ईयर प्राइसेस को। किसको इंपॉर्टेंस देंगे? करंट ईयर प्राइसेस को। और इसे ही यूज किया जाएगा एस्टिमेशन में, है ना। अब कैसे इसको यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, इस मेथड में पहले प्राइसेस क्या हुआ करते थे उसके बारे में बात नहीं की जाती। आज जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन खुद सोच के देखो, प्राइजेस ही तो हैं। जरा सा कोई भी इवेंट हुआ प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब भी आपने सुना होगा पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, है ना। तो कोई भी एक झटका और करंट ईयर के जो प्राइजेस हैं वो तुरंत के तुरंत ऊपर जा सकते हैं, है ना। इस पॉइंट को कंसीडर करके रखना। तो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइजेस के हिसाब से चलती है, और इसको क्लियर करेंगे हम इस एग्जांपल के थ्रू, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहां पर पहली बात, चेंज किसे करना है और किसे कांस्टेंट रखना है। तो नॉमिनल जीडीपी में आप प्राइजेस को चेंज करते हैं, क्वांटिटी को चेंज नहीं करते। एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपके सामने वो अक्सर देखा होगा ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में बैठे तो बोलते हैं यार हमारे समय में तो ये इतने प्राइस में होती थी चीजें। तो सोचो आप एक इकोनॉमिस्ट हो और आपको कंपेयर करना हो ना, तो आप सोचोगे अच्छा तो यहां मैं फाइंड कर सकता हूं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। कैसे? देखो चुटकियों का खेल है। मान लो 2011-12 में जो वीट है, 20 टन वीट की कीमत होती थी क्या? 100 रुपीज पर टन। तो उस समय उसकी कीमत कितनी हो गई? 2000 रुपए। उस समय जो कपड़ा होता था 100 मीटर, ये 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से बिकता था, इसकी कीमत हो गई 500। शुगर की कीमत 5 टन की होती थी 500 रुपए पर टन, तो ये कितनी हो गई? 2500। यानी कि जिस समय के बारे में आपके बड़े आपसे बात कर रहे हैं उस समय सारा खर्चा कितने में हो जाता था? 500 रुपए में। आज के समय यही कीमत अगर हम देखें, एग्जाम्पल में 21-22 लिया गया है, तो वीट की कीमत जो है वो है 20 टन जो है उसकी कितनी है? 1000 रुपए। तो यही कितना हो गया? 20,000 रुपए।
100 मीटर कपड़े की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए पर मीटर। कितना प्राइस हो गया इसका? 2000। 5 टन शुगर की कीमत कितनी हो गई? 1600 रुपए पर टन। इसकी कीमत कितनी हो गई? 800। तो यही कितने रुपए हो गए? 30,000 रुपीज। मतलब 10 साल पहले जो चीजें 5,000 में आती थी वो कितने में आ रही? 30,000 में, है ना? लेकिन सोचो, क्या यहां प्रोडक्शन बढ़ा? क्या सच में कोई गुड्स बढ़े? क्या सच में कोई सर्विसेज बढ़ी? नहीं बढ़ी भाई, सिर्फ पैसे बढ़े हैं, उनके दाम बढ़े हैं। यहां किसी भी तरीके से ना कोई गुड बढ़ा है, ना कोई सर्विस बढ़ी है। और इसी वजह से ये जो मेथड है ना, इसे इररेलेवेंट माना जाता है। जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसे यूज नहीं करते, क्योंकि उनका कहना ये है, और जो कि सच भी है, कि प्राइजेस कभी भी घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उस देश में रहने वाले लोगों ने सर्विसेज दी है या नहीं दी, उन्होंने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया, इससे असलियत सामने आती है। तो ये था नॉमिनल जीडीपी। अब समझेंगे हम क्या? रियल जीडीपी। सेम क्वेश्चन, अगर आपको सच में ये जानना है कि हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ ये कर सकते हो कि प्राइस चेंज मत करो, क्वांटिटी चेंज कर दो। सेम एग्जांपल में प्राइस कांस्टेंट रहने दो, क्वांटिटी में जो बढ़त देखी गई है उसे नोटिस करो। तो ये सेम वैसा ही है। 2011-12 में 20 टन वीट जो था वो 100 रुपए पर टन का होता था। आज के समय प्रोडक्शन बढ़ के 20 टन से कितना हो गया? 30 टन। क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ के 100 से कितना हो गया? 200। शुगर का प्रोडक्शन 5 से कितना हो गया? 10। तो यहां अब क्या चेंज देखने मिला कि जो 5,000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज थे, एक्चुअली अब कितने हो गए? 9,000 के। तो यहां आप खुद सोच के देखो कि क्या प्राइजेस में चेंज आया? नहीं आया। लेकिन क्या उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी? डेफिनेटली बढ़ी। तो एक देश की जीडीपी का रियल इंडिकेटर रियल जीडीपी होती है, जो कि क्वांटिटी मेजर करती है, प्राइस मेजर नहीं करती। नॉमिनल जीडीपी प्राइस मेजर करती है, क्वांटिटी मेजर नहीं करती। इसी वजह से उसकी इज्जत नहीं है और सारे इकोनॉमिस्ट इसको यूज करते हैं। और कल को अगर आपको अंदाज लगाना हो तो आप इसे यूज करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है ये जरूरी क्यों होती है? तो नेशनल इनकम को निकालने से हमें जो चीजें पता चलती हैं वो ये है कि पहले हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद अ मेजर ऑफ नेशंस वेलफेयर, जो हमारा देश है वहाँ जो वेलफेयर चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ऐसा तो नहीं कि चला फिर रुक गया, कंटिन्यूसली चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर आता है इंपॉर्टेंस जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम से ही हमें समझ में आता है कि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। आप किसी भी एक कंट्री को उठा के देखो जहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, तो आप एक बात ये ऑब्जर्व करोगे कि उस देश की नेशनल इनकम हाई है। ऐसे सारे देश जो जहां लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, वहां आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वहां के लोगों का जो नेशनल इनकम का शेयर है वो बहुत कम है। मतलब वहां की जो नेशनल इनकम है वो कम है। और नेशनल इनकम के थ्रू ही आप कंपेयर करके देख सकते हो कि दो देशों के बीच में प्रोग्रेस और इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या चेंजेस आए हैं। नेशनल इनकम से ही समझ में आता है सरकारों को कि देश में क्या समस्याएं चल रही हैं, और उन्हीं समस्याओं के जो समाधान हैं वो भी कहीं ना कहीं से नेशनल इनकम से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आगे के इकोनॉमिक प्लान जो हैं गवर्नमेंट अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाती है। फिर आता है हेल्पफुल इन इम्पोजिंग टैक्सेशन पॉलिसीज। देश में टैक्स कितना रखना है, घटाना है या बढ़ाना है, ये सब कुछ भी जो सरकार है वो नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए करती है। अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो सीधी बात है कि देश विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ता है। कुछ देश एक्सेप्ट इसमें होते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर। अब आप इसमें किसी भी देश को रख के कंपेयर कर सकते हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसीज में नेशनल इनकम हेल्प करती है, क्योंकि उसी से उन्हें समझ में आएगा कि इंप्लीमेंट कितनी करनी है टैक्सेशन पॉलिसीज को, और उसी को तैयार कैसे करना है ताकि जो गवर्नमेंट है उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। और नेशनल इनकम से ही समझ में आता है कि देश में जो हाउस होल्ड है वो कितना पैसा सेव कर रहे हैं, और जो फर्म्स हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। बट जहां कुछ अच्छा होता है वहां कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में जो सबसे पहला पॉइंट है कि जीडीपी निकालने से हमें ये तो पता चल जाता है कि उस देश की नेशनल इनकम कितनी है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये हमें समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल सिंपल है, आप हमारे देश में ही देख लो,
कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो जो देश जीडीपी में रिच नज़र आए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रह रहा हर एक व्यक्ति जो है वो पॉवर्टी का शिकार ना हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इक्वली है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रिच बहुत ज़्यादा रिच है, गरीब जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन कुछ अमीर लोगों की वजह से देश की जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वहाँ हर एक व्यक्ति जो है वो उस विकास में उतना सम्मिलित है या नहीं है, ये समझ में नहीं आ पाता। तो ये है पहली लिमिटेशन। फिर है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ऐसी सारी सर्विसेज जो पैसा इन्वॉल्व नहीं करती, इनकी वैल्यू इसमें ऐड नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे घर में माताएं बहनें काम कर रही होती हैं, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ या ऐसे सारी सर्विसेज जिनकी वैल्यू एक्चुअल में अगर हम किसी और को हायर करते तो पे करना पड़ता, बट वो हम पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो ये भी इसका दूसरा लिमिटेशन है। फिर आता है एक्सटर्नैलिटीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये होता है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अब ये जो चंदन है ये मिलावटी भी हो सकता है, मतलब नुकसानदायक भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी, गुड या सर्विस जिसके बदले में आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता, वो कहलाती है एक्सटर्नैलिटी। तो ऐसे बेनिफिट या हार्म्स जो एक फर्म को या इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसके लिए उन्होंने पे नहीं किया है या उनको पेनलाइज भी नहीं किया गया। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या क्या एग्जांपल है? लोग अक्सर पब्लिक पार्क में जा रहे होते हैं प्लेजर के लिए, तो ऐसी जगहों पर उनको जो आत्मिक सुकून मिलता है वो जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में। एक और एग्जांपल राजू का ले लेते हैं। मान लो राजू ने एक बंगलो खरीदा, भाई का बंगला सिर्फ बंगला है, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा घर है बाबू का, खूब सुंदर सा पार्क बना रखा है, बहुत प्यारा प्यारा व्यू आता है उधर, राजू को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसको सुंदर सुंदर चीजें दिख रही हैं वहां से। तो वो किस कैटेगरी में गया? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की। फिर आता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जिसके लिए पैसा पे नहीं किया गया और आपको दिक्कत हो रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दिल्ली में रह रहे लोग इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को फेस करते हैं, उन्हें बिना पे किए सजा मिल रही है ना, बिना जुर्म किए सजा मिल रही है। क्या? वहां पर बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जिसकी वजह से उनकी एज कम हो रही है, और ये एग्जांपल है एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का। देन कम्स पॉपुलेशन। अगर देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी का अमाउंट है वो थोड़ा तो बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन पर कैपिटा की जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ये भी कम हो जाएगा, और इससे ये वाला पॉइंट भी जस्टिफाई हो जाता है। सो दैट्स इट। हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इससे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के लिए, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।